ॐ श्रीमात्रे नमः। नमस्कार। दक्षिण भारत के हर राज्य में और पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में आज भी बेटी के पहले मासिक धर्म को बड़े उत्साह के साथ एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। इस दौरान बेटी को खूब सजाया जाता है। उसे खुश रखने के लिए रिश्तेदार और पड़ोसी उसे ढेर सारे उपहार देते हैं, जैसे कि नए वस्त्र, आभूषण, और उसे अपनी पहली साड़ी भी मिलती है। उसके माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची उसे बड़े लाड और प्यार से इस नई शुरुआत के बारे में समझाते हैं और एक देवी की तरह उसकी देखरेख करते हैं। अगर आप इस प्रथा के बारे में पहली बार सुन रहे हो तो ये एपिसोड आपके लिए है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे पहले मासिक धर्म को एक उत्सव की तरह मनाने के पीछे वैज्ञानिक कारण है। सच तो ये है कि एक समय ऐसा था जब पूरे भारत में पहले मासिक धर्म को एक उत्सव की तरह ही मनाते थे, लेकिन उन राज्यों में जहां पर बाहर से आक्रमण अधिक हुए, वहां स्थानीय सांस्कृतिक प्रथाएं दबा दिए गए और अंत में वे लुप्त हो गए। लेकिन आज भी उत्तर भारत के कुछ समुदायों में विवाह समारोह के समय गौणा के नाम से इस प्रथा को मनाया जाता है, जिसमें वधू अपने पिता के घर जाती है, पहले गौणा उत्सव मनाती है और उसके बाद अपने पति के घर जाती है। ये इस बात का सबूत है कि पूरे भारत में एक समय पर गौणा और रजो दर्शन का उत्सव मनाया जाता था। ये इस बात का भी सबूत है कि हिंदू समाज ने कभी भी मासिक धर्म को एक नकारात्मक भावना से या फिर एक कलंक के रूप में नहीं माना। तो सोचने वाली बात है कि हमने इन प्रथाओं को कैसे खो दिया। जब भारतीय ज्ञान प्रणाली को औपचारिक शिक्षा प्रणाली से निकाल दिया गया, तब हमने वो भाषा और उससे जुड़ी वैज्ञानिक समझ दोनों खो दिए। और यही कारण है कि आज हम इन सांस्कृतिक प्रथाओं के पीछे के विज्ञान को समझ नहीं पा रहे। लेकिन अब ये समय आ चुका है कि हम इन प्रथाओं को वैज्ञानिक तरीके से न केवल भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से देखें, लेकिन आधुनिक विज्ञान की समझ को भी प्रस्तुत करें। तो चलिए हम पहले भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार इस प्रथा को समझेंगे। मानव शरीर 5 कोशों से बना हुआ है। पहला अन्नमय कोश, यानी ये शरीर जिसका हम अनुभव करते हैं। दूसरा प्राणमय कोश, यानी जो प्राण शक्ति से रचा है। तीसरा मनोमय कोश, यानी मन के सोच विचार द्वारा रचे गए। चौथा और पांचवा विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, जिसे हम आध्यात्मिक साधना और योग से जागृत कर सकते हैं। इन 5 कोशों में से पहले तीनों के अंतर संबंध को जानना आवश्यक है। जब मन में किसी भी प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, तो उसका पहला संकेत ये है कि श्वास की गति में थोड़ी सी बदलाव होगी। और ये इसलिए है क्योंकि मनोमय कोश प्राणमय कोश को प्रभावित करता है। अगर हम इसे नजरअंदाज करेंगे तो आगे जाकर प्राणमय कोश अन्नमय कोश को प्रभावित करेगा और अंत में वो सोच शरीर में एक रोग की तरह बदल जाएगा। और यही कारण है कि आयुर्वेद ने ये हमेशा कहा है कि मानसिक स्थिति जो है, मेंटल स्टेट, वो एक व्यक्ति के शरीर को बिल्कुल ही प्रभावित करता है। और इसी के आधार पर हमारे पूर्वजों ने ये प्रथा बनाई कि पहले मासिक धर्म को बड़े ही खुशहाली का एक समारोह बनाना है, ताकि लड़की को आगे के दिनों में हर महीने जब मासिक धर्म होता है तो उसे उस
पहले मासिक धर्म की याद आए और उसके मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना ना हो जो आगे जाके एक मासिक धर्म समस्या में बदल जाए। यही समझ आज धीरे धीरे आधुनिक चिकित्सा में भी आ रही है और वे कह रहे हैं कि हाँ, मानसिक तनाव या मेंटल स्ट्रेस मासिक धर्म से जुड़े कई समस्याओं का जड़ है। उदाहरण के लिए अनियमित रूप से रक्तस्राव होना, इरेगुलर पीरियड्स, या फिर पीरियड के समय बहुत अधिक पेट दर्द होना, पीरियड पेन, ये दोनों ही स्ट्रेस से जुड़े हुए हैं। अगर आप उनमें से हो जो किसी भी प्रकार के मासिक धर्म से जुड़ी समस्या से गुजर रहे हो, तो आपको ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि आपका हीलिंग तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक आप मासिक धर्म के बारे में और अपने शरीर के बारे में सकारात्मक भावना से सोचना ना शुरू करें। तो चलिए अब आधुनिक चिकित्सा के दृष्टिकोण से इस प्रथा को हम समझेंगे। दिमाग में एक छोटा सा भाग है जिसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। इस हिप्पोकैम्पस का काम ये है कि हमारे स्मृतियों को, यादों को संग्रहित करना और समय समय पर उन यादों को अपने भावनाओं के साथ फिर से निकालना। यानी जब हिप्पोकैम्पस किसी भी पुरानी यादों को निकालता है तो हमारा शरीर सबकॉन्शियसली उस याद से जुड़े अनुभव से फिर से गुजरता है। और यही कारण है कि पहले मासिक धर्म को मनाने की आवश्यकता है। इस विषय को आधुनिक विज्ञान ने एपिसोडिक मेमोरी का नाम दिया है और इस बात को अच्छे से समझते हुए हमारे पूर्वजों ने ये सुझाव दिया कि पहले मासिक धर्म को बहुत ही सकारात्मक बनाने की आवश्यकता है। अब कई लोग ये बोलते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन रिश्तेदारों को बुलाना, पड़ोसियों को बुलाना और इसे घोषित करने की क्या आवश्यकता है? देखिए, अगर मासिक धर्म के विषय को हमें नॉर्मलाइज करना है और अगर इसके बारे में पूरे समाज में एक पॉजिटिव तरीके से लोगों के बीच में इसके बारे में भावना होनी चाहिए, तो क्या ये आवश्यक नहीं है कि समाज के हर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, लड़का हो या लड़की, इस विषय के बारे में बिना हिचकिचाहट के बात करे? मैं एक घटना शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे और मेरे टीम के कर्नाटक के कुछ ग्रामांतर प्रदेशों में इस विषय को लेकर सर्वेक्षण करने के समय हुआ था। तो दोपहर का समय था, हम एक घर से दूसरे घर जा रहे थे और भोजन का विषय आया। तो गांव वाले ये चर्चा कर रहे थे कि कौन से घर में इनको भोजन के लिए भेजा जा सके। तब एक 11-12 साल का छोटा बालक आया और उसने कहा, मेरे घर तो आ सकते हो, लेकिन आज माँ छुट्टी पर है क्योंकि उसका मासिक चल रहा है और घर में पिताजी और मैं, हम दोनों मिलके काम संभालते हैं और भोजन भी हम ही बनाते हैं, लेकिन उतना स्वादिष्ट नहीं होगा आज। तब जाके हमने ये समझा कि अगर उस छोटे बालक के मन में इस विषय को लेकर बिना झिझक बात करने की क्षमता हो या घर में उसकी जो उत्तरदायित्व है उसको समझकर घर के काम में उसे हाथ बटाने की सोच अगर हो, वो स्कूल में सिखाए जाने वाले मेंस्ट्रुअल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम के कारण तो नहीं हुआ। ये सीधा परिणाम सांस्कृतिक प्रथा के कारण हुआ, क्योंकि उस बालक ने गांव के अनेक लड़कियों के जब मासिक धर्म की प्रथा हुई थी तब उसे भी आमंत्रित किया गया था और उसे ये समझ आ गई कि महीने के कुछ दिन घर में माँ, दीदी या बहन को आराम की आवश्यकता है। आशा करती हूं कि आने वाले दिनों में इस सांस्कृतिक प्रथा को पुनर्जीवित करने में आपका भी योगदान रहेगा। धन्यवाद।
ॐ श्रीमात्रे नमः।